हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइनक्राफ्ट। आज बिजनेस इकोनॉमिक्स की 9th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड, उसका ये सेकंड पार्ट है। आज हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। तो जो हमने डिमांड में पढ़ा था कि क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो इस प्राइस को छोड़ के जो कि पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड है, उसका अपना प्राइस, उसको छोड़ के बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको कांस्टेंट मानते हैं। वो कांस्टेंट रहने पर जब एक प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में चेंज आता है ना। जब एक पर्टिकुलर प्राइस पर क्वांटिटी की डिमांड की जाती है या डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड की जाएगी, तो ये सारे फैक्टर्स हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, तभी हम प्राइस की स्टडी कर पाएंगे। तभी हम प्राइस की और क्वांटिटी के प्राइस के बेसिस पे कितना चेंज आ रहा है, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तभी हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो इन सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। फिर आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो क्या होता है, घट जाएगी। कोई भी कमोडिटी है, जब उसका प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है। इसको डेफिनेशन से पढ़ेंगे। ऑल एल्स बीइंग इक्वल, वही अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट ceteris paribus, as the price of a goods and services decreases the quantity demanded increases। क्या बोला कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, एंड एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। तो जो हमने पढ़ा अभी, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ceteris paribus, ऑल एल्स बीइंग इक्वल, क्या क्या, उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, कोई उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स में कोई उसके प्राइस में चेंज नहीं है, ना कॉम्प्लीमेंट्री में कोई चेंज है, ना पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है या मार्केट साइज इंक्रीज कर रहा है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज है, ना गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज या टैक्सेस चेंज करे हैं जिससे कंज्यूमर के पास जो इनकम है उसमें चेंज आया हो। तो ये सारे फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, और प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज करने पर जो डिमांड में चेंज आता है उसको लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है। यही अजम्पशंस हैं कि इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में कोई चेंज नहीं आएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉपुलेशन में, मार्केट साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ द लॉ। गुड्स शुड बी नॉर्मल गुड्स। हम ये लॉ जो अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ नॉर्मल गुड्स पे हो रहा है। नॉर्मल गुड्स पे ही ये लॉ अप्लाई होगा, ना ही गिफन गुड्स पे होगा, ना ही वेबलेन गुड्स पे होगा। गिफन गुड्स कौन से हो गए, हाईली इंफीरियर, और वेबलेन कौन से हो गए, लग्जूरियस। लॉ ऑफ डिमांड ना ही गिफन गुड्स पे अप्लाई होगा, ना वेबलेन गुड्स पे। ये गिफन गुड्स नाम क्यों पड़ा, सर रॉबर्ट गिफन एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये स्टडी की थी कि गिफन गुड्स, हाईली इंफीरियर गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ऐसे ही एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे थॉर्स्टेन वेबलिन, उन्होंने स्टडी करी लग्जूरियस गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, कि जब लग्जूरियस गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। गिफन गुड्स की अभी हम स्टडी करेंगे
कि क्या होते हैं गिवन गुड्स, और इन दोनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हम पहली एजम्पशन मानते हैं कि हम नॉर्मल गुड की स्टडी कर रहे हैं, ना ही वो गिवन गुड्स हैं ना ही वो वेबलेंट गुड्स हैं, और ये अदर थिंग्स में कोई चेंज नहीं आया। ये सारी एजम्पशंस हैं जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। तो आगे चलते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड व्हेन इट्स प्राइस change related to the price of substitute goods, making consumer switch to or away from। अच्छा, सब्स्टिट्यूट से हमें पता चल रहा था जैसे कोक और पेप्सी, टी और कॉफ़ी। अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफ़ी प्रिफर कर लेंगे, अगर कोक का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा पेप्सी प्रिफर कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस घट गया, सपोज करें कोक का प्राइस डिक्रीज हो गया, अब ये पेप्सी के कंपैरिजन में चीपर हो गई। अब पेप्सी के कंपैरिजन में जब ये चीपर है तो कंज्यूमर इसको ज़्यादा परचेज करेगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर टू रिप्लेस मोर एक्सपेंसिव गुड विद चीपर। हर कंज्यूमर चीपर गुड्स परचेज करना चाहता है, जिसमें सेम ही गुड है, सब्स्टिट्यूट है, तो अगर चीपर मिल रहा है तो वो उसको खरीदेगा, अगर सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ते वाले को खरीदेगा, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे वर्क करता है? अगर प्राइस कम हो गया, अगर प्राइस कम होगा, जिस भी कमोडिटी का प्राइस कम होगा, जो भी सस्ता होगा, दोनों सब्स्टिट्यूट्स में से जो सस्ता होगा उसी की डिमांड बढ़ेगी। कंज्यूमर विल शिफ्ट देयर परचेज टूवर्ड्स नाउ चीपर गुड्स। जो अभी सस्ता है उसकी तरफ उसका परचेज होगा, उसकी डिमांड करेगा। अगर प्राइस बढ़ जाता है कमोडिटी का तो दूसरे सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वो चीपर है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। प्राइस बढ़ गया तो वो दूसरे कमोडिटी का डिमांड बढ़ा देगा। फिर बात करते हैं हम इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा रियल इनकम क्या होती है। रियल इनकम refers to the amount of goods and services a person can buy with their income, adjusted for inflation or change in price. It reflects the consumer purchasing power rather than just the amount of money they earn. Real income वो पैसा जो वो स्पेंड कर रहा है गुड्स को खरीदने पर, और उसकी कितनी क्वांटिटी आ रही है वो सब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर एक पर्सन है राम, उसके पास 100 रुपये हैं, एप्पल कितने हैं पर यूनिट? 10 रुपये के एप्पल हैं, तो वो टोटल 10 एप्पल खरीद पाएगा, टोटल वो 10 एप्पल्स परचेज कर पाएगा। यहीं अगर प्राइस 5 रुपये हो जाता है, उसके पास कितने रुपए थे? 100 रुपीज़, तो अब 5 रुपये होने पर वो 20 एप्पल खरीद सकता है। उसकी रियल इनकम इंक्रीज कर गई, उसकी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज कर गई बिकॉज उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। रियल इनकम बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। इनकम इफेक्ट डिस्क्राइब करता है हाउ अ चेंज इन द कंज्यूमर रियल इनकम और परचेजिंग पावर इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दे डिमांडेड। एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कैसे इफेक्ट करती है रियल इनकम के चेंज होने पर। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड चेंज, रियल इनकम चेंज हो जाती है। एप्पल 10 का था तो 10 ही एप्पल आ रहे थे, एप्पल 5 का हुआ तो 20 एप्पल आने लग गए। तो प्राइस चेंज होने पर लोगों की रियल इनकम में चेंज आ जाता है। उसी को हम स्टडी करते हैं इनकम इफेक्ट में। इनकम इफेक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? इनकम इफेक्ट इज द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम
रियल इनकम कब चेंज होगी? जब प्राइस चेंज होगा, जब चेंज होगा किसी भी कमोडिटी का प्राइस। कैसे वर्क करेगा? अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, कंज्यूमर उसे ज़्यादा परचेज करने लगता है अपनी सेम इनकम से ही, क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ गई है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, अब उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, तो वो अब कम खरीदेगा। तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नॉर्मल गुड्स में जब इनकम बढ़ती है हम परचेज ज़्यादा करने लगते हैं। इन्फीरियर गुड्स में हम ऐसा भी हो सकता है कि अब हम और बेटर गुड खरीदेंगे, तो हम क्या करेंगे? इन्फीरियर गुड्स को परचेज करना बंद कर देंगे जब हमारी रियल इनकम बढ़ जाएगी। तो इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव, इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव। फिर हम स्टडी करते हैं कि डिमांड का डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है, या प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम क्यों हो जाती है। तो सबसे पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसने नहीं पढ़ा वो पहले की क्लासेस में देख लेना। एज अ पर्सन कंज्यूम मोर यूनिट, जैसे जैसे एक कंज्यूमर ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करता जाता है, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उस पर्टिकुलर कमोडिटी से वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो जैसे जैसे वो कंज्यूम ज़्यादा करता जाएगा उसकी सेटिस्फाइंग पावर कम होती जाएगी। सो कंज्यूमर विल ओनली बाय मोर इफ़ प्राइस ड्रॉप। तो कंज्यूमर सिर्फ तभी परचेज करता है जब उसका प्राइस कम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कम यूटिलिटी दे रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी अब कम यूटिलिटी मिल रही है, उसको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर वही प्राइस ज़्यादा रहेगा तो वो परचेज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको अब उसकी ज़रूरत कम है। पहले जब उसको उसकी ज़रूरत ज़्यादा थी, उससे उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही थी, वो उसको परचेज कर रहा था। पर जैसे जैसे वो कंज्यूम करता गया उससे उसको सेटिस्फेक्शन जो है वो कम मिलने लगी। अब कम मिल रही है तो वो उसे हायर प्राइस पे परचेज नहीं करेगा, और उसका जब प्राइस कम होगा तो ही वो परचेज करेगा उसको। सेकेंड रीज़न सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल इट बिकम चीपर, दूसरे के कंपैरिजन में, तो हम चीपर खरीदेंगे, जो सस्ता है वो वाला खरीदेंगे। कंज्यूमर टेंड टू सब्स्टिट्यूट द चीपर गुड एक्सपेंसिव को छोड़ के, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी जो सस्ता है। और किसी कमोडिटी की अगर डिमांड बढ़ानी है तो उसका फिर प्राइस कम करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के रीज़न से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप करता है। इनकम इफेक्ट में हमने पढ़ा था प्राइस बढ़ने पर रियल इनकम कम हो गई तो डिमांड कम हो गई, प्राइस घट जाएगा तो उसके रियल इनकम परचेजिंग पावर बढ़ गई तो वो डिमांड ज़्यादा करने लगेगा। तो कम प्राइस पे ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा प्राइस पे कम डिमांड होती है। ठीक है, तो ये 3 रीज़न हो गए डाउनवर्ड स्लोप होने के। और भी 2 रीज़न है। मार्केट में नए बायर्स आ गए, कब आएंगे? लोअर प्राइस पे। जब प्राइस कम होगा तभी तो नए बायर उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए आएंगे। ठीक है, नहीं तो वो दूसरे चीपर गुड्स को खरीदेंगे। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो वो गुड अफोर्डेबल हो जाता है, तो ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करेंगे। और लास्ट है ऑल्टरनेट यूज़। ऑल्टरनेट यूज़ क्या है? अब मिल्क को मैं चाय बनाने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, कर्ड के लिए भी, शेक बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, दही, लस्सी, बटर, कुछ भी बनाने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ मिल्क को। प्राइस ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा? जितनी ज़रूरत है उतनी ही डिमांड करूँगा। बट अगर प्राइस कम हो जाता है तो मैं उसके ऑल्टरनेट यूज़ करने लग जाऊँगा, डिफरेंट यूज़ करने लग जाऊँगा, तो मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूँगा। जब प्राइस बढ़ा था तो मैं क्या कर रहा था? एक लिमिटेड डिमांड, एक डिमांड जो थी पहले से कम, उतने पे ही कर रहा था कि मेरे को या तो सिर्फ चाय के लिए हो जाए या नॉर्मल मिल्क पीने के लिए हो जाए।
बट जैसे ही वो चीपर हुआ तो हम उसके डिफरेंट यूजेस के लिए उसको यूज़ करने लग गए। तो किसी भी कमोडिटी के अगर वो बहुत सारे यूजेस हैं और उसका प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, किन किन चीज़ों पर ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले आ जाता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं? हाईली इन्फीरियर गुड्स जिनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो ऑलरेडी काफ़ी इन्फीरियर है, उनका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि ब्रेड, राइस बहुत चीपर लेवल के, ठीक है, बहुत लो लेवल के। व्हेन प्राइस राइज, कंज्यूमर सोचेगा जो हाईली इन्फीरियर गुड्स परचेज कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी इनकम ऑलरेडी बहुत कम है, तो इनकम बहुत कम है। जब प्राइस राइज होगा, जब प्राइस इंक्रीज करेगा, कंज्यूमर सोचेगा कि आगे भी और प्राइस बढ़ सकता है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा? डिमांड और करेगा, वो और परचेज करके रख लेगा कि कहीं और महंगा ना हो जाए। और उसके सब्स्टिट्यूट ऐसे इतने अवेलेबल तो है नहीं, तो उसको पता है कि वो और महंगा हो गया तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो उसको परचेज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब भी प्राइस बढ़ता है तो गिवन गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बेसिक नेसेसिटीज़ को, बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परचेज किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है वेबलिन गुड। वेबलिन गुड्स कौन से होते हैं? जो लग्जूरियस गुड्स होते हैं, जैसे डिज़ाइनर क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, हाई एंड कार्स। जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ही डिमांड ज़्यादा होती है लग्जूरियस गुड्स की। अगर वो सस्ते हो जाएंगे, अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा तो लग्जूरियस नहीं रहेंगे, तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। स्पेक्युलेटिव प्राइस, आपने शेयर्स का सुना होगा ना, जब प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन होती है फ्यूचर में, तो करंट में उसकी डिमांड बढ़ जाती, करंट में लोग परचेज करते हैं उसको। इफ़ पीपल एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, तो वो क्या करेंगे? अभी ज़्यादा खरीद लेंगे, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन है कि आगे और प्राइस बढ़ जाएगा। इवन एट हायर प्राइस, ऑलरेडी हायर प्राइस चल रहा होगा, उनको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में और बढ़ सकता है, तो वो अभी खरीद लेंगे, जैसे रियल स्टेट में, स्टॉक्स में और गोल्ड मार्केट में होता है। फिर इग्नोरेंस, अगर कंज्यूमर इग्नोर करता है, इसका मतलब सम कंज्यूमर एज्यूम हायर प्राइस मीन्स बेटर क्वालिटी। वो सोचता है कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, तो वो हायर प्राइस पे ज़्यादा परचेज करेगा। दे थिंक दे आर गेटिंग बेटर प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। नेसेसिटीज़ के लिए, मेडिसिन्स के लिए, सॉल्ट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इनका प्राइस चाहे बढ़ जाए पर लोग इसको परचेज करते हैं। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो मेडिसिन का प्राइस चाहे ज़्यादा भी होगा तो भी उसकी डिमांड की जाएगी। जैसे कोरोना में भी हमने देखा था, मेडिसिन्स कुछ कुछ काफ़ी महंगी हो गई थी। सॉल्ट बेसिक नीड है, सॉल्ट का प्राइस कितना भी हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कितना भी हो जाए, उसकी डिमांड हमेशा रहेगी, उसकी डिमांड कम नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, इसके टर्म को भी आप याद रखिएगा। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? जब कोई इंडिविजुअल एडॉप्ट करता है अपने कलीग्स का बिहेवियर, द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू अडॉप्ट अ बिहेवियर, लाइफ स्टाइल या स्टाइल एंड प्रोडक्ट बिकॉज अदर आर डूइंग इट। मेरे फ्रेंड ने फ़ोन खरीदा, मैं भी खरीदूंगा। अच्छी कार खरीदी, महंगी कार खरीदी, मैं भी खरीदूंगा। तो बाइंग अ पॉपुलर स्मार्टफोन जस्ट बिकॉज most of your peer colleagues have it even if you don't particularly need it, या फिर आपको उसके फीचर्स भी कुछ चाहिए नहीं होंगे फिर भी आप उसे खरीदेंगे, तो वो उस टाइम पे आप प्राइस नहीं देखेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अपने फ्रेंड्स को देख के, रिलेटिव को देख के परचेज कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी बैंड वैगन इफेक्ट क्या बताता है कि लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई होता।
नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होता है। अच्छा, सबसे पहला रीज़न या सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि क्वांटिटी डिमांड चेंज तभी होती है जब प्राइस में चेंज आता है, जब प्राइस में चेंज आता है। और इसमें अदर थिंग्स में चेंज इन डिमांड कब होगी, जब अदर थिंग्स में चेंज आएगा। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सेम कर्व पे अगर ऐसे है, इसी पे मूवमेंट हो रही है, हायर प्राइस पे इतनी डिमांड, लोअर प्राइस पे इतनी डिमांड, मूवमेंट इसी पे हो रही है। और चेंज इन डिमांड क्या होगा, रेफर्स टू शिफ्ट ऑफ एंटायर डिमांड कर्व बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। इसमें क्या होगा, डिमांड कर्व जैसे इधर है, मेरी इनकम, जैसे कोई कमोडिटी है वो जब 5 रुपए की थी तो मैं 5 डिमांड कर रहा था, अब मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, मैं वही 5 रुपए में अब ज़्यादा क्वांटिटी 10 क्वांटिटी परचेज करने लग गया। तो ये इसको शिफ्ट कहते हैं। तो ये अदर फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड कर्व शिफ्ट होती है उसको चेंज इन डिमांड बोला जाता है। और प्राइस की वजह से जो डिमांड चेंज होती है उसको क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोला जाता है। कॉज्ड ओनली बाय चेंज इन प्राइस, और ये नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। जब प्राइस इंक्रीज करेगा डिमांड डिक्रीज हो जाती है। अगर प्राइस इंक्रीज करता है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, पहले 2 रुपये पे 5 क्वांटिटी परचेज हो रही थी इस पॉइंट पे, अब प्राइस इंक्रीज कर गया, अब प्राइस कितना हो गया, 4 रुपये हो गया, तो 3 की क्वांटिटी डिमांड हो रही है। इस कर्व पे ही मूवमेंट हो रही है, इस कर्व पे ही मूवमेंट हो रही है। प्राइस बढ़ने पर इस तरफ को मैं शिफ्ट हो गया, प्राइस बढ़ने पर मैंने डिमांड कम कर दी, मूवमेंट ऊपर की तरफ अप साइड हो गया। इसी का ही उल्टा देखेंगे, जब प्राइस कम होगा, सपोज 4 प्राइस था, 3 क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, 2 रुपये प्राइस हो गया, 5 क्वांटिटी। अब क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा हो गई, मूवमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गई, तो किस तरफ हुई, मूवमेंट डाउन द कर्व। मूवमेंट कहाँ हो रही है, अलोंग द डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व बना हुआ है, उसी पे ही मूवमेंट हो रही है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, इधर ही मूवमेंट हो रही है। बट जब हम देखेंगे चेंज इन डिमांड, तो उस टाइम पे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी, अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मैं अब एक कमोडिटी को पसंद करने लग गया, तो सेम प्राइस पे मैं यहाँ पर जब था तो मैं 4 की डिमांड कर रहा था 3 रुपये पे, अब सेम प्राइस पे मैं 6 की डिमांड करने लगूंगा, 6 क्वांटिटी डिमांड करने लगूंगा। तो यहाँ से मूवमेंट कहाँ हो गई, राइट वर्ड, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, और अगर इसी प्राइस पे मुझे वो प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, या मेरी सैलरी कम हो गई, इनकम कम हो गई, तो मैं उसकी क्वांटिटी कम कर दूंगा परचेज करना, मैं 2 यूनिट ही परचेज करूंगा सेम प्राइस पे। तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट होगा इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिक्रीज इन डिमांड। इसमें हम प्राइस को कांस्टेंट लेंगे, इसमें अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सेटरिस पैरिबस, जो अदर थिंग्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। और जब चेंज इन डिमांड की बात करेंगे तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। अब ये कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं, बैंड वैगन इफेक्ट,
बैंडवैगन इफेक्ट जो अभी हमने पढ़ा था कि अपने कलीग्स को देख के हम उनके बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं या उनके जो प्रोडक्ट उनके पास है वो परचेज करते हैं। तो अपने कलीग्स, रिलेटिव्स या किसी फ्रेंड को देख के जब हम किसी चीज़ की डिमांड करने लगते हैं, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड करने लगते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं, चाहे हमें उसके फीचर्स नहीं पसंद या उसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर मेरे कलीग ने या मेरे फ्रेंड ने वो फ़ोन ख़रीदा, मैं भी उसको परचेज करूँगा, तो वो बैंडवैगन इफ़ेक्ट होगा। सोशल कन्फर्मिटी, डिज़ायर टू फिट इन, उस ग्रुप में फिट होने के लिए लोग ऐसा करते हैं कि उससे उनका स्टेटस दिखेगा, स्टेटस सिंबल के रूप में उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट भी आप टर्म याद रखना। स्नॉब इफेक्ट, द डिज़ायर टू ओन समथिंग बिकॉज अदर डू नॉट हैव इट। अगर कोई चीज़ किसी के पास है तो मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं डिमांड कब करूँगा? अगर दूसरों के पास है तो मेरी तरफ से डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास वो है। जैसे कलेक्टर्स करते हैं, जो कॉइन कलेक्टर्स होते हैं या स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, जो ऑलरेडी वाइडली अवेलेबल है वो नहीं चाहिए। अगर कोई लिमिटेड एडिशन है तो वो मैं परचेज कर लूँगा, ठीक है। क्यों? डिज़ायर फॉर एक्सक्लूसिविटी, डिस्टिंक्शन, थोड़ा अलग होना है उसके लिए। तो स्नॉब इफेक्ट क्या कहता है? अगर कोई दूसरे के पास कोई चीज़ है वो मैं नहीं परचेज करूँगा, कुछ ऐसा परचेज करूँगा जो लिमिटेड है, दूसरे से अलग दिखने के लिए। बैंडवैगन इफेक्ट क्या बताता है कि मेरे फ्रेंड ने खरीदा, मैं भी परचेज करूँगा। उस ग्रुप में, उस जिस पर्टिकुलर ग्रुप में हम रहते हैं उसमें फिट होने के लिए हम ऐसा करते हैं। फिर आ जाता है वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट क्या? लग्जूरियस गुड्स। लग्जूरियस गुड्स क्या? हायर प्राइस होगा, ज़्यादा डिमांड होगी, गुड्स आर मोर डिज़ायरेबल। क्यों? स्टेटस सिंबल है ना। एक्सपेंसिव वॉचेस, लग्जरी वॉचेस, हैंड बैग्स, लग्जरी कार्स। तो जितना ज़्यादा प्राइस जितना ज़्यादा प्राइस उतनी ही डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो लग्जूरियस गुड्स के लिए वेबलिन इफेक्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।